क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी कांड हुआ था जिसने स्वदेशी और आयुर्वेद के क्षेत्र में भूचाल ला दिया। अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद आज का आयुर्वेद चिकित्सा का क्षेत्र अलग ही लेवल पर होता। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के जीवन और रहस्यमय मौत की कहानी है जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन ने देश में एक नया रूप ले लिया था। लोग इनको स्वामी विवेकानंद का रूप भी मानते थे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट राजीव दीक्षित केस। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से। साल 1967 में 30 नवंबर को राजीव दीक्षित का जन्म हुआ था। बचपन से ही ये बड़े होनहार स्टूडेंट थे। इनको पढ़ाई का बहुत शौक था। ये अपने ज्यादातर पैसे अखबारों को, मैगजीन्स को और बुक्स को खरीदने में खर्च कर देते थे। ये बड़े ही अच्छे वक्ता थे, गजब के भाषण देते थे। अगर आप एक बार इनके भाषण सुनने के लिए बैठ गए तो आप बातों में डूब जाएंगे, बीच में छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, यहाँ से राजीव दीक्षित ने बीटेक की डिग्री ली थी। इसके बाद आईआईटी कानपुर से इन्होंने एमटेक की डिग्री ली। इनके इस एमटेक डिग्री पर भी काफ़ी सवाल उठे थे, कंट्रोवर्सीज हुई थी। जब इस एमटेक डिग्री के बारे में जानने के लिए कुछ लोगों ने आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल की तो कॉलेज ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ से तो राजीव दीक्षित नाम का कोई भी स्टूडेंट पास आउट नहीं है। एमटेक स्टूडेंट्स की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। पढ़ाई खत्म होने के बाद राजीव दीक्षित ने CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में काफ़ी दिनों तक काम किया, ढेर सारी रिसर्च की। जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई तो इसके बाद से ही राजीव दीक्षित बन गए। इन्होंने जमकर यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए। इनका कहना था कि भोपाल गैस कांड कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसमें अमेरिका की सोची समझी साजिश थी। वो हम भारतीयों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हालांकि इनके पास से इस इल्जाम का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। जब ये वैज्ञानिकी संस्थाओं में अपने रिसर्च कर रहे थे तो इसी सिलसिले में इनको कनाडा जाना होता है। वहां पर किसी तरह का इवेंट था, उसमें अपने रिसर्च को प्रेजेंट करना था, लेकिन अपनी मातृभाषा में। राजीव दीक्षित इस इवेंट में जाते हैं। जब इनकी बारी आई तो ये इंग्लिश में अपना प्रेजेंटेशन देने लगे। तभी इवेंट ऑर्गेनाइजर ने कहा कि आप इंग्लिश में नहीं, अपनी मातृभाषा में बात करिए। राजीव दीक्षित बोले, यहाँ पर तो हिंदी कोई भी नहीं समझेगा, किसी को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इवेंट ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग देशों के लोग अपनी अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, इसलिए हमने ट्रांसलेटर का भी प्रबंध किया हुआ है, आप हिंदी बोल सकते हैं। इसके बाद राजीव दीक्षित ने अपना प्रेजेंटेशन हिंदी में दिया। सब कुछ अच्छे से हो गया। अब इवेंट तो हो गया। इवेंट खत्म होने के बाद राजीव दीक्षित की खाली समय में अलग अलग देशों से इवेंट में हिस्सा लेने आए हुए लोगों से बात होती है। इनको पता चलता है कि ये डेलीगेट्स तो ज्यादा से ज्यादा अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। ये अपनी मातृभाषा को ज्यादा महत्व देते हैं। इनके यहाँ के पढ़ाई के तरीके भी यही हैं, बल्कि डेवलप्ड देशों में तो उनकी मातृभाषा ही चलती है। यही सारी चीज़ें राजीव दीक्षित के दिमाग में बैठ गईं। इसके बाद जब ये इंडिया आए तो इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर काफ़ी रिसर्च की और इसके बदलाव के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं। ये सोचते हैं कि हम हिंदी बोलने वाले लोग इंग्लिश को क्यों इतनी अहमियत देते हैं, क्यों लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर इंग्लिश अपना रहे हैं, इंग्लिश का वर्चस्व इतना क्यों है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जानबूझकर अपनी अंग्रेजी भाषा छोड़ कर गए ताकि हमारी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो जाए। भारतीय शिक्षा पद्धति को लेकर राजीव दीक्षित बहुत सारे भाषण भी देते हैं। इसी दौरान इनको पता चला कि विदेशी कंपनियों का जो माल उनके देश में नहीं बिक रहा है, जो लो क्वालिटी का है, उसको भारत में लाकर वो कंपनियां बेच रही हैं और मुनाफा अपने देश लेकर जा रही हैं। ये राजीव दीक्षित के लिए एक कदम था, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना। ये अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को भाषण देने लगे और 5000 से भी ज़्यादा विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने लगे। लोगों को जागरूक करने के लिए ये जगह जगह पर पर्चे भी बंटवाते थे, जिनमें विदेशी और देसी कंपनियों की लिस्ट होती थी कि कौन सा प्रोडक्ट छोड़ करके क्या इस्तेमाल करना है। ये विदेशी कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। जाहिर सी बात है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज से तो दुश्मनी हो ही जाएगी। कभी कभी सरकार भी इनसे नाराज हो जाती थी। इसकी वजह ये थी कि राजीव दीक्षित सरकार पर भी इल्जाम लगाया करते थे कि इन्होंने उन कंपनियों को परमिशन दी है यहाँ पर आने के लिए। इसके लिए उन कंपनियों ने मोटे पैसे दिए होंगे, तभी ये लोग ऐसा करते हैं। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जैसी चीज़ों का ये विरोध करते थे, क्योंकि इसी वजह से ही भारतीय उद्योग अपने ही देश में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर के हमारे ही देश के उद्योगों को दबा देती थीं।
स्वदेशीकरण को ये सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे। इसलिए इन्होंने एलोपैथी दवाइयों का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के सेवन से आदमी ठीक तो हो जाता था, लेकिन बाद में फिर से उसको वही दवाइयाँ खानी पड़ती थीं। इसलिए ये कभी भी अंग्रेजी दवाइयों का सेवन नहीं करते थे। ये कहते थे कि भारत के मेडिकल सिस्टम से एलोपैथी को हटा करके आयुर्वेद को आधार बनाना चाहिए। राजीव दीक्षित दावा करते थे कि ये पिछले 20 सालों से बीमार नहीं पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई कि इनको ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ी हों। हाँ, कभी कभार इन्हें सर्दी जुकाम हो जाता था। इसमें ये अपनी उंगली में मेथी का दाना बांध लिया करते थे और ये ठीक भी हो जाते थे। एक बार इन्हें पता चलता है कि एक यूरोपियन अधिकारी जिसका नाम था आर्थर डंकल, जिसने डंकल ड्राफ्ट बनाया था, वो भारत की यात्रा पे आया। हम लोग बहुत गुस्से में थे कि इसी आदमी ने देश का बंटाधार किया, सत्यानाश किया, गेट करार इसने सही करवाया, डंकल प्रस्ताव बनाया, इसको हम भारत में नहीं घुसने देंगे। तो हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे उसकी पिटाई की थी। मैं थोड़ा अहिंसावादी हूं, लेकिन उस दिन मैंने अहिंसा छोड़ दी थी। आर्थर डंकल को हमने जूतों से पीटा था और एयरपोर्ट के लाउंज में पीटा था, पुलिस के सामने पीटा था, और उसको हमने भागने के लिए मजबूर कर दिया था। वो भागा था लाउंज से और रनवे पे दौड़ गया था। मैंने कहा था कि दूसरी फ्लाइट लेके फिर वापस स्विट्जरलैंड चले जाओ, यहां घुसने का नहीं दिल्ली में। तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वो भारत सरकार का मेहमान था। हमने कानून का उल्लंघन किया कि भारत सरकार के मेहमान की पिटाई कर दी, तो जेल तो होनी थी, तो हम जेल गए। इसके बाद राजीव दीक्षित को तिहाड़ जेल जाना पड़ गया। इनके जेल का भी एक किस्सा है। जब इनको अरेस्ट करके तिहाड़ जेल लाया गया तो वहाँ का एक प्रोसीजर होता है कि कैदी को अपने सारे कपड़े उतारने होते हैं, ताकि जेल का स्टाफ शरीर के दाग धब्बे या कोई अन्य निशान देख ले, जिससे बाद में ये पहचान कर सकें कि इसके जगह पर कोई और कैदी तो नहीं आ गया। यही प्रोसीजर राजीव दीक्षित के साथ भी हो रहा था। इन्होंने कपड़े उतारने से मना कर दिए और कपड़े उतारने की वजह भी पूछी। जेल स्टाफ कहते हैं कि ये जेल का मैनुअल होता है, बॉडी पे जहाँ कहीं भी जैसे भी निशान होते हैं उनको हमें देखना होता है। इस पर राजीव दीक्षित कहते हैं, अगर आप मुझसे पूछते तो मैं निशान वाले मार्क्स को दिखा देता, इसमें सारे कपड़े उतारने का क्या मतलब हुआ, ये तो बेइज्जती वाली बात हुई। स्टाफ के लोग कहते हैं कि जेल का तो यही मैनुअल है, कैसे कैसे क्या करना है हम वही कर रहे हैं। अब राजीव दीक्षित जेल का मैनुअल मंगवाते हैं। बात इतनी बढ़ गई कि किरण बेदी को भी यहाँ पर आना पड़ गया। किरण बेदी से राजीव दीक्षित की थोड़ी बहस हो जाती है। बाद में थक हार कर वो जेल मैनुअल मंगवाया जाता है। पता चला कि ये तो ब्रिटिश शासन में बनाया गया था। ब्रिटिश शासन में ज्यादातर कैदी भारतीय होते थे। इनको बेइज्जत करने के लिए ही ब्रिटिशर्स कपड़े उतरवाते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपना रूल बना लिया, जो भी कैदी आए सबसे पहले उनके कपड़े उतरवाए जाएंगे, और वही रूल आज तक चलते आ रहा है। राजीव दीक्षित ने अपने कपड़े उतारने से सरासर मना कर दिया और इसके खिलाफ इन्होंने आवाज भी उठाए कि उन अंग्रेजों ने पहले हम भारतीयों को बेइज्जत किया, उनके जाने के बाद हम अपने ही लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। साल 2009 में राजीव दीक्षित की मुलाकात बाबा रामदेव से होती है। राजीव दीक्षित आयुर्वेद चिकित्सा और स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर रहे थे और बाबा रामदेव भी योग को पूरे देश में फैलाने की कोशिश में जुटे हुए थे। इनके अंदर भी स्वदेशी भावना थी, जैसे केवल अपने ही देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना। इसके लिए ये मुहिम भी चलाना चाहते थे। वहीं राजीव दीक्षित ये काम पिछले 9-10 सालों से कर रहे थे। इसके ही वजह से इन दोनों की मुलाकात होती है। बाबा रामदेव राजीव दीक्षित के भाषणों से, उनके बातों से, विचारधारा से काफी प्रभावित थे। दोनों लोगों की विचारधारा काफी हद तक समान थी, जैसे कि भ्रष्टाचार को कम करना, चिकित्सा में आयुर्वेद का प्रयोग करना, अपनी मातृभाषा को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना, विदेशी कंपनियों को भारत में आने से रोकना, अपने देश के सामानों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। यही कारण है कि आज हमारे बीच में पतंजलि जैसी कंपनी है। खैर, कुछ ही समय में राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव में गहरी दोस्ती हो गई थी और बाबा रामदेव ने 9 जनवरी 2009 को राजीव दीक्षित को अपने एक संस्था भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का राष्ट्रीय सचिव बना दिया। इस संस्था का मोटिव था अपने देश की चीजों को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना, स्वदेशी विचारधारा को पूरे देश में पहुंचाना। राजीव दीक्षित अपने भाषणों में ऐसे ऐसे दावे करते थे कि लोग हैरान हो जाते थे और कभी कभी तो सोचने पर मजबूर भी हो जाते थे। इनका दावा था कि अमिताभ बच्चन ने केवल इसलिए कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया क्योंकि इसके सेवन से उनका लीवर खराब हो गया था। वहीं इन्होंने हेमा मालिनी के लिए भी बोला कि जिस साबुन का ये प्रचार करती हैं वो उसे इस्तेमाल भी नहीं करती हैं, बल्कि ये हल्दी और मलाई का लेप यूज करती हैं। ऐसे ही इन्होंने कई बड़े बड़े लोगों के ऊपर दावे किए थे। इनका मानना था कि देश के विचारकों ने खेती के लिए कुछ खास काम नहीं किया, जिससे किसानों का आज ये हाल हो चुका है, वो मर रहे हैं। राजनीति की बात करें तो सबसे ज्यादा ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते थे, खास करके बंटवारे को लेकर के। साथ में ये अमेरिका और पाकिस्तान पर भी उंगली उठाते थे।
बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित को राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ साथ पतंजलि योगपीठ के मुख्य प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन के तौर पर भी नियुक्त कर लिया, क्योंकि राजीव दीक्षित अपनी बातों से हर किसी को प्रभावित कर देते थे। जिस तरीके से ये अपनी बात रखते थे हर कोई सुनना चाहता था। बाबा रामदेव के राजीव दीक्षित को इतना महत्व देने की वजह से आसपास के कुछ लोग थोड़े नाराज भी होते हैं, क्योंकि ये इतने दिनों से साथ में काम कर रहे हैं और बाबा रामदेव ने किसी बाहरी को राजीव दीक्षित को इतने बड़े बड़े पद संभालने के लिए दे दिए। खैर, बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित में काफी अच्छी दोस्ती थी, इनकी आपस में बहुत बनने लगी थी। दोनों ने मिलकर कई सारे टीवी शोज भी किए। आस्था चैनल पर इनके एपिसोड्स आते थे जिनमें ये स्वदेशी, आयुर्वेद और योग के बारे में बताते और सिखाते थे। पतंजलि योगपीठ में भी राजीव दीक्षित ने ढेर सारे व्याख्या किए थे। जब राजीव दीक्षित टीवी पर आने लगे और देश में स्वदेशी का प्रचार करने लगे तो इनकी प्रसिद्धि काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। लाखों लोग इनको फॉलो करने लगे। एलोपैथी का तो ये पहले से ही विरोध कर रहे थे। इलाज को भी इन्होंने स्वदेशी करने की बात कही, जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि दिल की बीमारियों के लिए भी ये आयुर्वेदिक नुस्खे बताते थे। चीज़ों को ये बड़े ही सरल भाषा में समझाते थे। लोग इनके आयुर्वेदिक नुस्खों का प्रयोग भी करते थे। तेजी से इनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी। बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित ने विचार बनाया कि ये एक पार्टी का निर्माण करेंगे जिसमें केवल वही लोग रहेंगे जिनकी विचारधारा इन दोनों से मिलते जुलते हों, और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अपनी दावेदारी प्रदर्शित करेंगे। कभी कभार दोनों के मत एक दूसरे से नहीं भी मिलते थे, जिसके चलते थोड़ी बहुत अनबन भी हो जाती थी। वैसे राजीव दीक्षित ने भ्रष्टाचार को लेकर भी विरोध किया था, जिनमें ये कहते थे कि भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ टैक्स रूल आज भी चल रहा है। इसको हटाकर टैक्स का नया स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। टैक्स रूल सेंट्रलाइज्ड है, यानी टैक्स से आए हुए पैसे सरकार को जाते हैं, जिसके चलते टैक्स रेवेन्यू का 80% पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की जेब में जा रहे हैं। इस टैक्स स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और काला धन भी रुक जाएगा। काले धन को रोकने के लिए इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 500 और 1000 के नोटों को बंद कर देना चाहिए। बाद में कई सालों बाद 2016 में ये हुआ भी। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से राजीव दीक्षित जगह जगह पर जाकर भाषण देते थे, जनसभाएं करते थे, अपने और इस ट्रस्ट के विचारों को लोगों के सामने प्रकट करते थे। इसी तरह से इनका एक कैंपेन शुरू होता है। 26 नवंबर 2010 से इनको छत्तीसगढ़ का दौरा करना था। इनको अलग अलग जगहों पर जाकर भारत स्वदेशी ट्रस्ट की तरफ से जनसभाओं को संबोधित करना था। ये अलग अलग जिलों में 1 से 2 सभाएं करते थे, जैसे रायगढ़ में, जांजगीर चंपा में, बिलासपुर में, और 29 नवंबर को ये दुर्ग में अपनी जनसभा करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। अब ये अपने साथी आचार्य दयासागर के साथ गाड़ी से रवाना हो जाते हैं। आचार्य दयासागर भी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, तो दोनों लोग आचार्य दयासागर और राजीव दीक्षित गाड़ी से रवाना होते हैं। कुछ समय के बाद रास्ते में ही अचानक से राजीव दीक्षित को बहुत ज्यादा पसीने आने शुरू हो जाते हैं। आचार्य दयासागर इसके बारे में इनसे पूछते हैं। राजीव दीक्षित कहते हैं कि मुझे थोड़ी गैस की शिकायत है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। वहीं दुर्ग में ही पतंजलि का एक आश्रम था। आचार्य दयासागर राजीव दीक्षित को वहां पर लेकर जाते हैं। शायद ये थकावट की वजह से ऐसा हो रहा होगा। इतने दिनों से जनसभाएं कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर भाग दौड़ कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। अगर ये आश्रम में चलकर थोड़ा आराम कर लें तो हो सकता है कि इनको राहत मिल जाए। ये 29 नवंबर की ही बात है। राजीव दीक्षित को दुर्ग के एक आश्रम में ले जाया जाता है। आश्रम में आते ही इनको कुछ अजीब लगने लगा और ये वॉशरूम में चले गए। वहीं बाहर ही आचार्य दयासागर इनका इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक राजीव दीक्षित वॉशरूम से बाहर नहीं आए। अब आचार्य जी इनको आवाज लगाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन राजीव दीक्षित जवाब नहीं दे रहे थे। अब आचार्य जी को थोड़ी घबराहट होने लगती है। ये तुरंत आश्रम में मौजूद बाकी लोगों को बुलाते हैं और वॉशरूम का दरवाजा तोड़ने को कहते हैं। जैसे तैसे दरवाजे को तोड़ा जाता है। वहां अंदर राजीव दीक्षित जमीन पर बेहोश पड़े थे और पसीने से पूरी तरह से भीगे हुए थे। इनको सभी लोग मिलकर उठाते हैं, एक कमरे में लेकर जाते हैं, बिस्तर पर लिटाते हैं। इनके ऊपर थोड़ा पानी छिड़का जाता है। लोग इनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठा ही रहे थे, तभी इन्हें थोड़ा होश आने लगता है। लोग कहते हैं कि हम आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। राजीव दीक्षित कहते हैं कि मुझे एलोपैथी दवाइयों पर और उसके इलाज पर जरा भी भरोसा नहीं है। आप कोई आयुर्वेद का डॉक्टर बुला लीजिए, वही देखेंगे। इनके बहुत जिद करने पर होम्योपैथ के डॉक्टर को बुलाया जाता है। इससे भी राजीव दीक्षित की तबीयत में सुधार नहीं हुआ।
लोग आपस में बात करते हैं कि इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये हॉस्पिटल ना जाने की जिद कर रहे थे। फिर बाबा रामदेव को फोन किया जाता है, वो इनको समझाते हैं। इसके बाद राजीव दीक्षित को भिलाई के सेक्टर 9 के हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। फिर यहाँ से इन्हें अपोलो हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है। डॉक्टर्स इनको आईसीयू में भर्ती करते हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम इनके इलाज को शुरू कर देती है। विचार ये बनता है कि इनको दिल्ली ले जाया जाए और डॉक्टर्स इसकी तैयारी भी करने लगे। लेकिन रात के 1 से 2 बजे के बीच में डॉक्टर्स ये खबर देते हैं कि राजीव दीक्षित की मौत हो गई और वजह थी हार्ट अटैक। अब सुबह होते होते ये बात पूरे देश में फैल गई कि राजीव दीक्षित की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लोगों के दिमाग में आने लगा कि जिस इंसान को आज तक कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई, जो आयुर्वेद के बारे में बताते थे, यहाँ तक कि हार्ट को स्वस्थ रखने के आयुर्वेदिक नुस्खे भी बताते थे, उनको अचानक से हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। वैसे किसी मौत की असली वजह तब पता चलती है जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं किया गया। मृत्यु के बाद राजीव दीक्षित के शव को रायपुर मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाता है, जहाँ पर रासायनिक लेप लगाते हैं ताकि बॉडी डिकम्पोज ना हो। इसके बाद इन्हें चार्टर्ड प्लेन से हरिद्वार ले जाया जाता है, जहाँ पर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का हेडक्वार्टर था और यहीं पर बाबा रामदेव भी थे। राजीव दीक्षित को अपने गांव से बहुत प्रेम था। पूरा बचपन इन्होंने यहीं पर बिताया था। इन्हें यहाँ अलीगढ़ ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इन्हें सीधे हरिद्वार ले जाया गया। इनके रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाले सभी लोग अलीगढ़ की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब इनको पता चला कि हरिद्वार में अंतिम संस्कार होगा तो ये थोड़ा हैरान होते हैं। फिर ये हरिद्वार की तरफ रवाना हो जाते हैं। राजीव दीक्षित के मौत से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें बाहर आईं जो कि सवाल खड़े करने वाली थीं, जैसे कि उनका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, उनके होठ काले पड़ गए थे, उनके नाक के पास खून जमा था और वो भी काला और नीला पड़ गया था। ये सारी चीजें एक इंसान के साथ तब होती हैं जब उसकी मौत किसी खतरनाक जहर से हुई हो। राजीव दीक्षित के समर्थक ये सब कुछ देखते हैं और पोस्टमार्टम की मांग करते हैं, लेकिन उनके परिजनों ने ऐसा करने से मना कर दिया। 1 दिसंबर 2010 को हरिद्वार में राजीव दीक्षित का अंतिम संस्कार किया जाता है। इनके भाई प्रदीप दीक्षित मुखाग्नि देते हैं। बाद में मौत का इल्जाम राजीव दीक्षित के समर्थक बाबा रामदेव के ऊपर लगाने लगे कि उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर ये चिंतित होने लगे थे। इनके अंदर जलन की भावना पैदा होने लगी। जब स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना हुई थी तो लोगों ने खूब ढेर सारे चंदे दिए थे, जो कि करोड़ों में थे। राजीव दीक्षित की मौत के बाद तो वो ट्रस्ट डिसॉल्व हो गया। फिर वो पैसे कहाँ गए, इस पर भी सवाल उठने लगे। ये सभी इल्जाम बाबा रामदेव के ऊपर लगाए गए थे, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और बाबा रामदेव ने भी इन सभी चीजों को खारिज कर दिया। हालांकि जब 29 नवंबर को राजीव दीक्षित को दुर्ग के आश्रम में ले जाया गया तो वो आश्रम भी बाबा रामदेव का था। कोई भी आदमी जो किसी की साजिश कर रहा हो वो अपनी ही लोकेशन कभी नहीं चुनेगा, वरना वो फंस जाएगा। ये बात भी एक सबूत है कि बाबा रामदेव इसके पीछे नहीं हो सकते हैं। राजीव दीक्षित सरकार के ऊपर भी सवाल उठाते थे। हो सकता है कि उसी में से किसी ने इस कांड को अंजाम दिया हो। जब राजीव दीक्षित की मौत हुई तो उस समय बाबा रामदेव की केंद्र सरकार से नहीं बनती थी। हो सकता है कि इसीलिए बाबा रामदेव के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए हों। ये भी लोगों का मानना था। बड़ी बड़ी कंपनीज से भी राजीव दीक्षित की दुश्मनी थी। हो सकता है कि उन्होंने कुछ किया हो, क्योंकि एक बार राजीव दीक्षित के विरोध को शांत करने के लिए कुछ कंपनियों ने गुंडे भी भेजे थे। करीब 5000 कंपनियों को राजीव दीक्षित बॉयकॉट कर रहे थे। ऐसे ही अलग अलग लोगों के ऊपर इल्जाम तो लगे, लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। अगर उस दिन राजीव दीक्षित की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ होता तो शायद इतने सवाल नहीं उठते। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।